हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? जब तक ये वीडियो एक्चुअली आप लोगों के पास आएगी तब तक एक और वीडियो यस आ चुकी होगी। एक और वीडियो आ चुकी होगी +2 क्लास की सॉल्यूशंस की। सो कुछ नया मैंने आपको बोला ना, ट्राई कर रही हूँ मैं। तो ऐसे ही हम +1 का भी स्टार्ट करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, व्हाटएवर जो भी आप फील कर रहे हो इस नए सेटअप के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने अपना +1 में देखिए एक चैप्टर कर लिया था, वो था सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उसके हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए, न्यूमेरिकल्स किए, बहुत डिटेल में तसल्ली से किया सॉरी, तसल्ली से किया चैप्टर। अब हमारा अगला चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को अब देखिए, वैसे तो कहना नहीं चाहिए, आपका जो चैप्टर है ओवरऑल जो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ वो सिलेबस में अभी के नहीं है। जो प्रेजेंट का सिलेबस है, मतलब कि जो अपकमिंग एग्जाम आपके होंगे नए साल के लिए, इस वाले सेशन के लिए खाली वो सिलेबस में नहीं है। ऑब्वियसली आपको पता है कोरोना के फेज के कारण जो है वो सिलेबस रिड्यूस कर दिया था सीबीएसई ने, बट हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। एंड मैं पहले भी जो भी टॉपिक्स पढ़ाए मैंने ओवरऑल सारे कवर किए हैं, अब भी मैं सारे ही कवर करूंगी। उसका रीज़न ये है कि कंपटीशन जब आप देते हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो भी होंगे कहीं के भी, उसमें सिलेबस कम नहीं होता है, उसमें आपको सारा करना पड़ता है, राइट। सो इसीलिए मैंने सब कवर किया है, बेशक थोड़ा सा शॉर्ट में किया है या आपको टॉपिक को कंप्लीटली कह सकते हैं कि अंडरस्टैंड करवाया है। सो उसी तरह से हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जो आज का लेक्चर है ये थोड़ा सा जनरल जैसा है कि स्टार्टिंग में एटम में आपको पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों होते हैं। तो तीनों कहाँ से आए, कैसे एक्सपेरिमेंट हुए, उनके चार्ज है ना, एंड मास, इन सब चीज़ों पे आज का लेक्चर जो बेसिकली है वो हम स्टडी करेंगे। किसने डिस्कवर किया दैट ऑल्सो। सो देखिए स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट आपके 35 पार्टिकल्स जाने जाते हैं जिनको कि हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। काफ़ी सारे ऐसे, लेकिन हम मेनली जो स्टडी करते हैं वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसको कि हम क्या कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो इसी तरह हम तीनों की डिस्कवरी स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपकी आती है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि कैथोड रेज की स्टडी। अब ये कैथोड रेज ही क्यों कहा? एक्चुअली विलियम क्रूक एक साइंटिस्ट हुए हैं, आप देख सकते हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब में आपको अभी फोटो दिखाऊंगी, पहले एक बार हल्का सा समझा देती हूँ। डिस्चार्ज ट्यूब एक तरह का पूरा सेटअप था, मतलब आप ये कह सकते हो ट्यूब है जिसके अंदर सेटअप आपका है पूरा, जिसमें कैथोड फिक्स है, एनोड है ना। गैस ले रखी है आपने लो प्रेशर पे, काफ़ी लो प्रेशर पे। तो उन्होंने वो पूरा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उसमें क्या किया? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किसकी? गैस की एट लो प्रेशर। ठीक है, आपको पता है कि जो गैसेज हैं अगर आप नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लोगे या अगर लो प्रेशर नहीं लोगे वो कंडक्शन नहीं करेंगी। जब कंडक्शन ही नहीं करेंगी, आयंस क्रिएट ही नहीं होंगे, तो आपका एक्सपेरिमेंट किस काम का, राइट। सो उन्होंने कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूरा जो एक्सपेरिमेंट है स्टडी किया थ्रू गैसेज एट लो प्रेशर। क्या किया उन्होंने? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में गैस को लो प्रेशर पे लिया और कुछ इनविजिबल रेज उनको नजर आई। ठीक है, कैसी इनविजिबल रेज? जो कि कैथोड से निकल रही थी और एनोड में से पास कर जा रही थी। कैथोड और एनोड दो, आपको पता है ना, इलेक्ट्रोड होता है, और हम सेटअप अगर हम करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं या जो भी इस तरह का सेटअप करते हैं, वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दो पोल्स होते हैं, कैथोड एनोड। ठीक है, तो उन्होंने जो इनविजिबल रेज देखी वो कैथोड से निकल रही थी और एनोड में से पास कर रही थी। एंड जो आपके डिस्चार्ज ट्यूब की ग्लास वॉल है ना, जो कांच का तो ऑब्वियसली आपका होता है, उसको वो स्ट्राइक कर रही थी। तो उस रेस का उन्होंने नाम दे दिया क्या? कैथोड रेस। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज तो हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको वो एक्सपेरिमेंट का जो मतलब एक तरह से सेटअप है वो दिखाती हूँ, ताकि वहां से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए, फिर हम प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। ये देखिए आप सेटअप देख सकते हैं, है ना। सेटअप में आपका एक साइड ये आपको परफोरेटेड एनोड दिख रहा है। परफोरेटेड का मतलब जिनमें होल्स हैं, ठीक है, गैप है, परफोरेटेड एनोड है। इस साइड आपका ये कैथोड ले रखा है और ये आपने कनेक्ट कर रखा है। करंट पास करते हो जब आप, पॉजिटिव नेगेटिव दो पोल्स हो गए, एंड पॉजिटिव पोल है आपका एनोड, नेगेटिव पोल है आपका कैथोड। ठीक है, गैस को आपने काफ़ी लो प्रेशर पे लिया है, कितना? 0.01 मिलीमीटर प्रेशर पे लिया है। ये आप देख सकते हैं रेज निकल रही है यहाँ से, ये एनोड में से पास करके इस ग्लास वॉल को जब टकराती हैं ग्रीन कलर का ग्लो शो कर रही हैं, इसे हम फ्लोरेसेंस कहते हैं, अभी हम प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। तो ये पूरा आपका सेटअप है इलेक्ट्रॉन के लिए। ऐसा ही सेटअप प्रोटॉन के लिए भी आएगा। पहले हम इलेक्ट्रॉन का कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का आपने सेटअप देख लिया, अब हम करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में आपको देखिए क्या है, 5-6 प्रॉपर्टीज हैं इसकी, जो जनरली वो इस सेटअप में अलग अलग चेंजेस करके उन्होंने देखे, उससे आपको उनको पता लगा कि अच्छा कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, अच्छा कैथोड रेज इस तरह की हैं। तो वो हम जो प्रॉपर्टीज हैं साइड बाय साइड में आपको बताती जाऊंगी किस तरह से कंक्लूड किया। ये वैसे तो आपका काफ़ी डिटेल में है, बट मैं इसको शॉर्ट में बता रही हूँ बिकॉज इसका ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए
मैंने कहा कि ये आपका जस्ट फॉर नॉलेज आई कैन से, एंड या फिर हम कह सकते हैं चैप्टर की स्टार्टिंग में आपका कनेक्ट बने कि आपको आगे की चीज़ें समझ में आ पाए, उसके लिए। ठीक है, तो अब करते हैं हम प्रॉपर्टीज़। सो प्रॉपर्टीज़ में देखो, सबसे पहले मैंने कहा ना कि उन्होंने एनोड और कैथोड दोनों को ओवरऑल देखा। आप देख सकते थे कैथोड में से लाइन जा रही थी बिल्कुल स्ट्रेट, एंड वो एनोड में से पास करते हुए पीछे ग्लास वॉल पे टकरा रही थी, ग्रीन कलर का ग्लो दे रही थी। तो ऑब्वियसली अगर आप कोई सब्सटेंस बीच में रख दो, कोई छोटा सा आप मटेरियल रख दो, कुछ भी ऐसा जो लाइट वेट का हो, वो बिल्कुल उसकी अगर एग्जैक्ट शेडो दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो हूबहू स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। तो वहां से उनको पता लगा कि दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन्स, कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, क्योंकि एग्जैक्टली जैसा आपने ऑब्जेक्ट रखा था उसकी बिल्कुल हूबहू शेडो आ रही थी। ठीक, सेकेंड पॉइंट, दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल प्रेशर पार्टिकल्स। एक व्हील का आप कह सकते हो, व्हील आप देखो पैडल होता है, जैसे उसमें होता है एग्जॉस्ट में, एग्जॉस्ट फैन में होता है, वो घूम जाता है ना, अगर आप उसको हल्का सा घुमाओ घूमेगा। तो उन्होंने क्या देखा कि जो रेज हैं वो मटेरियल पार्टिकल्स की बनी हैं। क्यों? वो रेज जब ट्रैवल कर रही थी, अगर आपने वो व्हील पैडल एक्सेल पे लगाया है, वो घूमता था, तो थोड़ा तो पार्टिकल्स में वेट होना चाहिए, कुछ आपके बिल्कुल लाइट नहीं मटेरियल पार्टिकल्स होंगे तभी उसको घुमा पाएंगे। सो सेकंड प्रॉपर्टी आ गई, दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। थर्ड है नेगेटिव चार्ज। ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज है तो हमने पढ़ा ही, क्योंकि वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही थी, तो नेगेटिव चार्ज। दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो रेज थी कैथोड रेज, वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही थी, हीट रिलीज हो रही थी उस आपके ओवरऑल सेटअप में। ठीक है, फिर आपका आता है आयोनाइजेशन ऑफ गैस थ्रू विच दे पास। ऑब्वियसली पूरे सेटअप में उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में गैस जो ली थी, लो प्रेशर पे ली थी, तो कंडक्शन ही हो रही थी, है ना, तो आयोनाइजेशन तो हो ही रही थी गैस की, तभी आपका वो ओवरऑल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हो रहा था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे प्रोड्यूस एक्स रेज व्हेन स्ट्राइक अगेंस्ट द सरफेस ऑफ हार्ड मेटल। ये भी उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब हार्ड मेटल के सरफेस पे वो अगर स्ट्राइक करते हैं तो एक्स रेज निकलती हैं। ठीक है, ये सारी कैथोड रेज की प्रॉपर्टी हैं। और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं क्या, देखिए, दे प्रोड्यूस ग्रीन फ्लोरेसेंस ऑन द ग्लास वॉल्स। मैंने आपको कहा था ना पीछे ग्रीनिश कलर का ग्लो आ रहा है, वो क्या है ग्रीनिश कलर का ग्लो, एक्चुअली कि वो फ्लोरेसेंस की प्रॉपर्टी शो कर रही थी उस डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल पे, जो पीछे आपके एनोड के पीछे वॉल थी वहां पे। ठीक, तो फ्लोरेसेंट सब्सटेंसेज अगर आप यूज करो या तो, ठीक है, वो क्या है, जिंक सल्फाइड। दोनों में से ये जस्ट आपको एक्चुअली प्रॉपर्टी स्टडी करने के लिए है कि उससे पता लग जाएगा आपको, इसलिए। सो दे प्रोड्यूस ग्रीन फ्लोरेसेंस ऑन द ग्लास वॉल्स ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब और ऑन फ्लोरेसेंट सब्सटेंसेज अगर आप यूज करोगे तो वहां पे भी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फोटोग्राफिक प्लेट, जो आपकी होती है उसको इफेक्ट करती हैं, और पेनिट्रेटिंग इफेक्ट है इन कैथोड रेज का। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन बना क्या, इलेक्ट्रॉन से बनी है पूरी ये कैथोड रेज। तो हम ये सारी प्रॉपर्टी जो पढ़ रहे हैं ना, ये एक तरह से इलेक्ट्रॉन की ही प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, तो उन्होंने पूरा ये सारा सेटअप ओवरऑल स्टडी किया, एंड उसके बाद कहा, जो मतलब कंक्लूजन निकाला कि नेगेटिवली चार्ज मटेरियल पार्टिकल्स, नेगेटिव चार्ज के थे, मटेरियल पार्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूटिंग द कैथोड रेज, जो कि कैथोड रेज को बना रहे हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे सॉरी, उन्हें हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हमने वही कहा ना कि इलेक्ट्रॉन्स किससे बने हैं, इलेक्ट्रॉन, मतलब या हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन से बने हैं कैथोड रेज, जो कि नेगेटिवली चार्ज हैं और मटेरियल पार्टिकल्स से बनी हुई हैं। ठीक, उसके बाद उन्होंने क्या किया, देखो, चार्ज बाय एम। ठीक है, चार्ज बाय मास, यानी कि वो कैलकुलेट किया, रेशियो कैलकुलेट की चार्ज बाय मास की इलेक्ट्रॉन के लिए। इसके लिए भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हुए। एक्सपेरिमेंट ये तो आपको पता लगे ना, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, जे थॉमसन ने। विलियम क्रूक ने पूरा एक्सपेरिमेंट सेटअप किया, उसके बाद ये सारा जो स्टडी किया है वो स्टडी थॉमसन ने किया, इसलिए क्रेडिट गया जे थॉमसन को। ठीक है, तो जे थॉमसन ने ये भी स्टडी किया। क्या किया उन्होंने, एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार किया। कैसे, यूजिंग डिफरेंट डिस्चार्ज ट्यूब, जो डिस्चार्ज ट्यूब थी ना उसको बार बार चेंज किया, डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स लेके, डिफरेंट गैसेस लेके, तीनों चीज़ों को बार बार चेंज किया, और हर बार उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि E बाय एम की वैल्यू, यानी चार्ज बाय मास की वैल्यू सेम आई। इसका मतलब उन्होंने मतलब एक चीज़ ये कह सकते हो आप, इस पूरे सेटअप से ये क्लियर किया कि इलेक्ट्रोड पे या इन सब चीज़ों पे कुछ डिपेंड नहीं करता है। इलेक्ट्रोड चेंज हो रहा है, गैसेस चेंज हो रही हैं, डिस्चार्ज ट्यूब का मटेरियल चेंज हो रहा है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा उसका E बाय एम वैल्यू। कितनी आई कैलकुलेट करके, 1.76 × 10⁸ कूलम पर ग्राम। ठीक है, ये आप वैल्यू याद कर लो तो ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर उन्होंने क्या किया, अगला चीज़ जो किया, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया। ठीक है, एक बार हमने E बाय एम कैलकुलेट किया, फिर चार्ज कैलकुलेट करना था आपका इलेक्ट्रॉन के ऊपर। उसके लिए मुलिकर ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया। ये आपको जानने की जरूरत नहीं है क्या था एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि वो डिटेल में जाके फायदा नहीं है। जस्ट ये देखो कि चार्ज आपका कैलकुलेट करके आया E, यानी कि 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, चार्ज की वैल्यू ये है, या फिर 4.8 × 10⁻10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट।
तो ये दोनों वैल्यूज पता होनी चाहिए फॉर किस काम के लिए, न्यूमेरिकल के लिए, राइट। अच्छा, मास की आपकी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो क्या कर सकते हो, अब ई आपको पता लग गया, ई बाय एम पता लग गया, दोनों लग गए पता, तो क्या करोगे आप, ई की वैल्यू पुट की, ई बाय एम की वैल्यू पुट की, यहाँ से आपका मास आ गया कितना, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का पूरा उन्होंने क्या चीज स्टडी की, चार्ज स्टडी कर लिया, मास स्टडी कर लिया, ई बाय एम की वैल्यू स्टडी की, कैसे बना है, क्या प्रॉपर्टीज है, वो सारा कुछ स्टडी किया। अगला मटेरियल आपका क्या आएगा, सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी क्या आएगा, प्रोटॉन। सेम इसी लेवल पे उसके भी एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए और क्यों किए गए वो भी हम स्टडी करते हैं। अब देखो, इलेक्ट्रॉन के लिए अगर कहा जाए, इलेक्ट्रॉन की हमें डेफिनेशन देनी है तो हम क्या कह सकते हैं, एक ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल जिसके की 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, हमें पता है ना, ई के ऊपर -1 लगाते हैं, वही चीज सेम चीज है, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, जिसका मास किसके बराबर है, आपको वैल्यू तो पता है बट वो एक्चुअली किसके बराबर है, 1/1837 1837 ऑफ दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। इतना छोटा है वो इलेक्ट्रॉन की, उसका मास अगर आप हाइड्रोजन से भी कंपेयर करो, हाइड्रोजन का मास सबसे कम है ना, उससे भी कंपेयर करो तो कितना आ रहा है, 1/1837। ये वैल्यू याद रखना क्योंकि ये MCQs में बहुत बार आता है, तो वहाँ पे ना ये वैल्यू अलग अलग फॉर्म में दी होती है, 1837 1826, वहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं हम कि एक्चुअल वैल्यू कितनी है, तो ये याद रखिएगा 1/1837, ठीक है। दूसरी बात है, जो मास कैलकुलेट किया है इलेक्ट्रॉन का उसे हम कहते हैं रेस्ट मास। अब रेस्ट मास क्यों नाम दिया गया, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऐसा माना गया कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी मच लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट। ऐसा नहीं था कि वो इलेक्ट्रॉन स्टेबल था, हिल ही नहीं रहा था, रिवॉल्व नहीं कर रहा था, नो। रेस्ट मास का मतलब कि अगर आप उसको कंपेयर कर रहे हो वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ तो ऐसा लग रहा था कि ना के बराबर वेलोसिटी है, इसलिए, ठीक है। सो कंपैरिजन के बेसिस पे हमें ऐसा लगा कि मतलब ऑलमोस्ट काफी कम वेलोसिटी है, दैट्स व्हाई रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया, ठीक है। अब बात आती है प्रोटॉन्स की। प्रोटॉन्स के लिए हम क्या कह देंगे, स्टडी ऑफ एनोड रेज किसने किया, गोल्डस्टीन ने, ठीक है। ईयर याद रखो ना रखो, नो प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल, ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है, वो चीजें ज्यादा रट के फायदा किया जो पता है कि भूल ही जाएगी, मैं भी नहीं याद रखती। दिमाग पे जोर फालतू का डालना ही नहीं है, काम की चीज़ याद रखनी है, फालतू चीज़ें मतलब फालतू तो नहीं कह सकते आई कैन से, बट हाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको पढ़ना है तो उस रिगार्डिंग मैं कह रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में देखो हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क दोनों जरूरी होता है, राइट। अच्छा, उन्होंने सेम ऐसे एक्सपेरिमेंट किए, क्या किया उन्होंने, मतलब फॉर इलेक्ट्रॉन जैसे था उसी के रिगार्डिंग आपने किया उन्होंने सेम, बट एक चीज़ चेंज की, उन्होंने परफोरेटेड कैथोड लिया। परफोरेटेड कैथोड मतलब कैथोड में गैप ले लिया और गैस को भी लो प्रेशर पे रखा एंड उसको एनोड के पहले लगा दिया। इसका सेटअप मैं आपको पहले दिखा देती हूँ, फिर हम आगे पढ़ेंगे कि क्या है, ठीक है। ये देखिए, ये सेटअप बिल्कुल वैसा ही है ना जैसा कि आपका इलेक्ट्रॉन्स के लिए था, कैथोड रेज जब आप स्टडी कर रहे थे, सेम वैसे ही एनोड रेज भी पैरेलल वे में ही स्टडी हुई है। या फिर मैं ये कहूँगी कि अगर आप जब कैथोड रेज स्टडी हो रही थी उस टाइम भी एनोड रेज निकल रही थी, ठीक है, लेकिन फोकस कहाँ था सारा कैथोड रेज पे, कैथोड रेज डिस्कस मतलब वो स्टडी कर रहे थे तो उस पर ही ध्यान दिया। अब देखिए एक्सपेरिमेंट जो आपका था सेटअप देखिए, सेम है सारा कुछ। ये आपका इस साइड प्लस यानी कि एनोड लिया, ठीक है, एनोड, और ये ले लिया बीच में कैथोड जो कि परफोरेटेड है जिसमें से गैप है, ठीक है, और इस साइड सेम वैसे ही ग्रीन ग्लो आ रहा है। एनोड से जो रेज निकल रही है ग्रीन ग्रीन कलर जो मैंने शो किया हुआ है दैट इज एनोड रेज, और ये जो कैथोड से भी तो रेज निकल ही रही थी ना, ये रेड रेड कलर से जो मैंने शो कर रखा है दैट इज कैथोड रेज। यानी एट अ टाइम कैथोड रेज एनोड रेज दोनों उस सेटअप में होती है, बस बात इतनी है कि जो चीज़ स्टडी की जा रही है हम उस पर फोकस कर रहे थे, ठीक है। तो दोनों रेज निकल रही है, एनोड रेज भी जाके ग्रीन कलर का ग्लो दे रही थी, कब, जब आपकी ग्लास वॉल पे ZnS यानी कि फ्लोरेसेंट सब्सटेंस जिंक सल्फाइड उसकी कोटिंग कर रखी थी, ठीक है। दूसरी बात क्या है, सेम ऐसे यहाँ पे H2 गैस काफी लो प्रेशर पे ली जैसे उसमें ले रखा था, तो कोई फर्क नहीं है उसके पूरे सेटअप में, थोड़ा बहुत जो चेंजेस था वो मैंने आपको बता दिया, जैसे कि परफोरेटेड कैथोड। अब पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज एंड ओवरऑल जो आपका एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या चेंजेस रहे, क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया, कैसे ऑब्जर्व किया और क्यों ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली कंडक्ट किया, ठीक है, वो करते हैं। तो जब सेम उस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को जो कंडक्ट कर रहे थे उन्होंने देखो जब हाई वोल्टेज अप्लाई की इलेक्ट्रोड्स के बीच में तो उन्होंने देखा कि सेम टाइम पे जैसे कैथोड रेज से कुछ रेज निकल रही हैं, एनोड से भी कुछ रेज निकल रही हैं जो कि उस परफोरेटेड कैथोड में से पास कर जा रही थी, उन होल्स में से पास कर रही थी बेसिकली, और पीछे जाके वॉल पे ग्रीन कलर का ग्लो वो भी दे रही थी, जैसे बिल्कुल वैसे ही जैसे कैथोड रेज दे रही थी। तो ये पूरा उन्होंने जब स्टडी किया तो इन रेज को नाम दे दिया एनोड रेज, क्यों, क्योंकि एनोड से निकल रही थी, और आगे फर्दर इनकी प्रॉपर्टी स्टडी की वैसे ही बिल्कुल जैसा कि कैथोड रेज की स्टडी की गई थी। कैथोड रेज की स्टडी पूरी किसने की थी, जे थॉमसन ने। ये स्टडी पूरी की है प्रोटॉन्स की किसने, गोल्डस्टीन ने। तो अब हम इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज, अच्छा हाँ एक चीज और
कैनाल रेज एनोड रेज को कहा गया, क्यों? क्योंकि आपने देखा ना वो होल्स में से पास कर रही थी, तो इसलिए नाम पड़ गया कैनाल रेज, है ना, कि कैनाल में से भी वो रेज पास कर जाती हैं, बट वन अनदर नेम, एक अलग सा नाम है, बस ये कह सकते हैं। प्रॉपर्टीज आपकी ऑलमोस्ट कुछ तो देखो सेम है, कुछ थोड़े बहुत डिफरेंट भी हैं। दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, सेम प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है। उसका भी सेम ऐसे ही सेटअप चेक करके देखा गया, तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही आपकी एग्जैक्ट शेडो बन रही थी। सो द ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस, मटेरियल पार्टिकल से बनी है, वो व्हील एक्सेल उसी तरह घूमा इस केस में भी। दूसरी बात है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, क्योंकि पॉजिटिव पोल से निकल के आ रही थी, तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई भी करोगे ना, तो डिफ्लेक्शन से भी पता लग जाएगा। डिफ्लेक्शन से उसके केस में भी, कैथोड रेज के केस में भी अप्लाई करके देखा, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे थे तो किस साइड डिफ्लेक्ट हो रही है, इसके केस में भी अप्लाई करके देखा। उस डिफ्लेक्शन से हमें पता लगा कि आपकी पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, ओके। उसके बाद E/M रेशियो जो कैलकुलेट की ना, वो डिफरेंट आई फॉर डिफरेंट गैसेस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। इसका मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है? वो नेचर ऑफ गैस पे, कि अगर आप गैस चेंज कर रहे हो उस डिस्चार्ज ट्यूब में, तो E/M की वैल्यू चेंज होती जा रही है। ये ऑब्जर्व किया उन्होंने। उसके बाद क्या किया, जो वैल्यू ऑफ चार्ज था E यानी कि, वो जब चेक किया, वो भी आपके नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रही थी। ये दोनों चीज़ आपके इलेक्ट्रॉन वाले केस में नहीं थी, यहाँ डिफरेंट आई, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, पूरा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हुआ ही क्यों? अगर मैं ये कहूँ कि क्यों स्टडी स्टार्ट की, उस टाइम तक ये पता था कि एटम आपका ओवरऑल न्यूट्रल है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन आ गया तो ऑब्वियसली बात है उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि मतलब न्यूट्रल है एटम। तो इस वजह से डिस्कवरी स्टार्ट हुई थी कि कुछ तो है एटम में जो कि पॉजिटिव चार्ज का है, जिसकी वजह से ओवरऑल एटम आपका न्यूट्रल है। उस चीज़ को सोचते हुए ये डिस्कवरी हुई थी एक्चुअली, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ E/M रेशियो एंड चार्ज की वैल्यू निकाली। उसके बाद मास ऑफ एनोड रेज पार्टिकल्स, वो भी डिफरेंट गैसेस के लिए अलग अलग आया। तीनों चीज़ जब कैलकुलेट की गई तो चेक किया कि नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रहा है क्या, मास, E/M एंड E, यानी कि चार्ज बाय मास की रेशियो और मास, तीनों चीज़ जब आप गैसेस चेंज कर रहे हो तो वो भी चेंज होती, वैल्यूज भी चेंज होती जा रही हैं, ठीक है। फिर क्या किया गया कि चलो कुछ तो वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हाइड्रोजन गैस ली गई डिस्चार्ज ट्यूब में, क्योंकि सबसे लाइटेस्ट थी तो वही प्रेफर किया गया। उसके केस में जो आपका ओवरऑल वैल्यूज आई हैं वो कंसीडर की गई। लाइटेस्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को कंसीडर करते हुए वो कैलकुलेशंस की गई, तो E की वैल्यू फिर से आई, चार्ज की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹ जो कि इलेक्ट्रॉन के केस में था 1 यूनिट, ठीक है। और मास आपका कैलकुलेट किया गया वैसे ही E डिवाइड बाई E/M से, वो आपका आया 1.67 × 10⁻27 kg, ठीक है। ये मास आपका एग्जैक्टली सेम था एज दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। वहां पे क्या था, 1/1837 एज दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे क्या कहेंगे हम, नियरली इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो हमारा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पूरी स्टडी हो गई। अब अगर हम कहें कि प्रोटॉन को हमें डिफाइन करना है, तो हम क्या कह सकते हैं, जैसे आपने इलेक्ट्रॉन को डिफाइन किया था ना, वैसा ही सेम आप डेफिनीशन यहाँ भी मतलब कह सकते हो। क्या, प्रोटॉन इज दैट फंडामेंटल पार्टिकल, वहां पे क्या था, इलेक्ट्रॉन इज दैट फंडामेंटल पार्टिकल, ऑब्वियसली दोनों फंडामेंटल पार्टिकल हैं, विच कैरीज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वहां भी था 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, एंड हैज मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम, वहां पे आपकी 1/1837 वैल्यू थी, ठीक है। ये पूरा वो आपका सेटअप आ गया जो हमने स्टडी किया था, क्लियर। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन ये क्लियर हो गई आपको, ऑलमोस्ट थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा आपको कि कैसे स्टडी स्टार्ट हुई, कैसे डिस्कवरी स्टार्ट हुई कैसे इन दोनों की। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आया उसी टाइम, मतलब ये चीज़ ना देखो साइड बाय साइड स्टडी हो रही होती है। तो कॉन्सेप्ट क्या था, प्रोडक्शन ऑफ एनोड रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी उस टाइम पे कहीं कहीं जगह जैसे होता नहीं है कि साइड बाय साइड रिसर्च हो रही होती है, तो एक कॉन्सेप्ट आपका रेडियो एक्टिविटी का भी है। क्या है रेडियो एक्टिविटी, फिनोमेना ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशंस। आई थॉट कि शायद कुछ हिला इसलिए मैंने चेक किया, बट एनीवेज करेक्ट है, सारी चीज़ें विजिबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अब वैसे तो आपने देख ही लिया होगा सेटअप कैसा है, बट चलो अच्छी बात है ना, जुगाड़ करके जो आपने काम किया होता है उसका मज़ा ही कुछ और है ना। सो फिनोमेना ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशंस बाय सर्टेन एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स नहीं, कुछ एलिमेंट्स के लिए जैसे कि यूरेनियम, रेडियम, वो पूरा प्रोसेस आपका कहलाता है रेडियो एक्टिविटी। मतलब आपने कुछ एलिमेंट्स लिए यूरेनियम, रेडियम जैसे, वो स्पॉन्टेनियसली एमिट कर रहे हैं कुछ रेज, रेगुलरली यानी एमिट कर रहे हैं, तो उनको आप क्या, उन एलिमेंट्स को आप क्या कह दोगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, प्रोसेस को आप कह दोगे रेडियो एक्टिविटी, क्लियर है। अब उसके बाद बात आती है डायग्राम की रेडियो एक्टिविटी अगर आप समझना चाहो, देखना चाहो, तो ये देखो, एक ये आपका क्या लिया है, ब्लॉक ऑफ लेड लिया है ताकि वो एब्जॉर्ब कर सके रेडिएशन जो एक्स्ट्रा निकल रही हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट इसमें सेंटर में रखा है, तो
डेफिनेटली जब आप फील्ड अप्लाई करोगे तो कुछ रेज आपकी इस साइड गई, कुछ इस साइड डिफ्लेक्ट हुई यानी कि, एंड कुछ कहीं नहीं गई, डायरेक्ट स्ट्रेट चली गई। तो उससे पता लगा कि जो रेज आपकी नेगेटिव साइड की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है, इसका मतलब वो खुद कैसी हैं, पॉजिटिवली चार्ज, उनको नाम दिया गया अल्फा रेज। ठीक, और जो मतलब पॉजिटिव की साइड जा रही थी वो इसका मतलब खुद कैसी हैं, नेगेटिवली चार्ज, उनको नाम दिया गया बीटा रेज। ठीक है, और ये माना गया बीटा रेज एक्चुअली और कुछ नहीं, जस्ट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अल्फा के लिए कहा गया कि हीलियम जो आपका न्यूक्लियाई होता है ना वो है। ठीक है, तो ये याद रखना, अगर कभी अल्फा रेज कहा जा रहा है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में कहीं भी आपका आएगा तो याद रखना अल्फा रेज मतलब हीलियम न्यूक्लियाई, हीलियम मतलब He2 4। ठीक है, 2 उसका एटॉमिक नंबर, 4 उसका एटॉमिक मास। क्लियर, और ये तो आपका इलेक्ट्रॉन है ही जिसका मास आपको पता है, चार्ज आपको पता है 1 नेगेटिव। ठीक, तो ये था मतलब मैं कह सकती हूँ रेडियो एक्टिविटी का बेसिक सा सेटअप, जिसको कि मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि कैसे यूजुअली हुआ। रेडियो एक्टिविटी देखो डिस्कवर करी बैक्यूरेल ने। ठीक है, उसके बाद मैरी क्यूरी एंड ऑल सब ने पूरा फर्दर स्टडी किया, तो हम ये कह सकते हैं वो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी थी, बट ओवरऑल आपका ये डिस्कवरी बैक्यूरेल ने की। उसके बाद 3 टाइप की जो रेडिएशन जो मैंने आपको अभी बताई, सेम वही, अल्फा पार्टिकल्स हीलियम को हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज है, बीटा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन -1 एंड 0 ऑब्वियसली है ना। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है। गामा रेज आपकी वो हैं जो डिफ्लेक्ट नहीं हुई, बिल्कुल स्ट्रेट निकल गई, ना तो पॉजिटिव साइड गई ना लेफ्ट, ना आपकी मतलब लेफ्ट साइड ना राइट साइड, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव किसी भी पोल की साइड डिफ्लेक्ट नहीं हुई, अनडिफ्लेक्टेड रही। तो हम क्या कहेंगे, सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, कोई चार्ज नहीं था। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो सकता है शायद 9th-10th में पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा, या है ना, तो इसमें आपका केमिस्ट्री में भी आएगा, एंड आई थिंक ये आपका आएगा स्ट्रक्चर ऑफ, यस इसी में आएगा, स्ट्रक्चर आगे आएगा, इसी में चैप्टर में आएगा कि आपकी पूरी सीरीज है विबग्योर, जैसे आप बोलते हो ना विबग्योर, यानी कि विजिबल लाइट जो आपका पूरा एक क्या बोलूँ मैं, रेनबो कलर्स देखिए 7 कलर्स है ना, तो वो हम कहते हैं ना विबग्योर एक पूरा पैटर्न है, 7 कलर्स हैं। इसी तरह की आपकी पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जिसमें बहुत तरह की रेज हैं, अलग अलग वेवलेंथ के बेसिस पे उनको अरेंज किया गया है। ठीक, इसीलिए वही सेम चीज़ है, सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये। ठीक, अब उसके बाद बारी आई डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की। हमने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर लिया, अब डिस्कवर करते हैं न्यूट्रॉन, कुछ है ना नया करते हैं, बाय चैडविक ने ये स्टडी की थी। उन्होंने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए। उन दोनों ने पहले क्या किए थे, जो मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, यहाँ किया गया आपका स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उसमें उन्होंने क्या किया, जो लाइट एलिमेंट्स से, जो मतलब कि लाइट वेट वाले एलिमेंट्स से, उनको बम्बार्ड कराया, उनको टकराया। ठीक है, मतलब एक तरह से कोलिजन करवाया उनका। जैसे कि कौन कौन से एलिमेंट्स थे वो, बेरिलियम बोरोन, लाइट एलिमेंट्स है ना, विद फास्ट मूविंग पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स बहुत तेज मूव कर रहे हैं उनके साथ बम्बार्डमेंट कराई, इनकी कोलिजन कराई। उनको क्या नजर आया, कुछ न्यू पार्टिकल्स जिनमें कोई चार्ज नहीं था, कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल थे, और उनका मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन था। ये नई चीज आ गई, नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन मतलब नियरली इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। चार्ज नहीं था लेकिन मास किसके बराबर था, प्रोटॉन के बराबर या हाइड्रोजन एटम के बराबर, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया, एंड उसी को उन्होंने कहा न्यूट्रॉन। ठीक है, ये जो आपका एक्सपेरिमेंट है ना, थोड़ा सिमिलर आप कह सकते हो रेडियो एक्टिविटी को कॉन्सेप्ट को लेते हुए, इसलिए मैंने आपको पहले रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट समझा दिया। ठीक, उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, न्यूट्रॉन को डिफाइन कर सकते हैं, दैट फंडामेंटल पार्टिकल जिसमें कि कोई चार्ज नहीं है, विच कैरीज नो चार्ज बट इट हैज मास इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन और हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो हमारा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन तीनों की हमने डिस्कवरी कर ली, बेसिक जैसा तीनों पढ़ लिया। अब थोड़ा सा कंपैरेटिव इनका पढ़ लेते हैं, सो दैट आपका ये चीज़ यहाँ ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, ओके, तो हमने क्या किया देखो, सो कंपैरेटिव स्टडी के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, डिस्कवरी जो आपका जिसने डिस्कवरी की इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने किया, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन चैडविक। तीनों के चार्जेस, एक का -1 इलेक्ट्रॉन का, +1 प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का 0। मासेस आपके 9.1 × 10⁻31 इलेक्ट्रॉन के लिए, याद रखना वैल्यू बहुत जगह यूज होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ऑलमोस्ट मास सेम है, बस ये थोड़ा सा देखो डेसिमल्स का फर्क है, बट अदरवाइज सेम है, 1.67 × 10⁻27 kg। तो आप इतना भी याद रखोगे तो चलेगा, जहां न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ी आप वहां इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 1 यूनिट चार्ज आपका बीच में आया था ना, वो किसके बराबर है, एक तो ये 1.6 × 10⁻19, दूसरा 4.8 × 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक, तो ये बेसिक सा था चीज़ें। अब एक क्वेश्चन हमेशा की तरह थोड़ा सा जो मैं आपके लिए देती हूँ, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टीवी पिक्चर ट्यूब या फिर फ्लोरेसेंट लाइट ट्यूब। देखो जो बेसिक मतलब उसका कॉन्सेप्ट क्या है, जो आपको पिक्चर दिख रही है ना टीवी में, ठीक है,
पहले याद है डिब्बे जैसे टीवी होते थे, एक्चुअली बेसिकली अब वाले के लिए नहीं है ये क्वेश्चन आपका पहले वाले टीवी के लिए है, जो कि बॉक्स जैसा टीवी आता था ना, उसके लिए है। प्रेजेंट वाले तो आपके एलईडी एलसीडी, पहले एलसीडी आए फिर अब एलईडीज आने लगे, तो मैं ये बात कर रही हूँ जो आपके बॉक्स टाइप वाले जो टीवीज थे उनके लिए, उनका बेसिक प्रिंसिपल आपको बताना है कि जो पिक्चर नजर आ रही है उसमें क्या एक्चुअली क्या कॉन्सेप्ट है। वो जो आपने पढ़ा ना अभी, उसी में से कुछ कॉन्सेप्ट रिलेटेड है, आपको उसमें से फिगर आउट करना है थोड़ा सा। अगले लेक्चर में इसका आंसर डेफिनेटली मैं बताऊंगी। सो ये आज का लेक्चर जो था ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने पूरा आपको क्या बता दिया, देखो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में कि उसमें क्या क्या चीज़ होते हैं। नो डाउट इंडिविजिबल पहले तो माना जाता था कि इंडिविजिबल है ना, बाद में आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है ना इंडिविजिबल है, बाद में पता लगा नहीं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सारा कुछ है, तो हमने वो सारा एक एक करके स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे, इसके फर्दर आगे पढ़ेंगे, मॉडल्स पढ़ेंगे एटम के। मॉडल्स भी देखो सिलेबस में नहीं है, बट हाँ हमें पता होना चाहिए भाई, क्योंकि बिना उसके आप फर्दर स्टडी नहीं कर सकते हो, ठीक है। अच्छा उसके बाद यस आगे आप फर्दर मूव ऑन करते जाओगे तो आपके न्यूमेरिकल्स एंड काफ़ी से कॉन्सेप्ट आएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर्सनली मुझे बहुत पसंद है चैप्टर, अच्छा लगता है, काफ़ी कुछ आगे इंटरेस्टिंग है। आई होप आपको भी अच्छा लगेगा। एंड फॉर क्लास +1 स्टूडेंट्स नया सेटअप कैसा है भाई ज़रूर बताओ। एंड पीछे दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा ना, सिर्फ मैं दिख रही हूँ, है ना। तो जिन बच्चों को ये चाहिए था कि मैडम पढ़ाएं भी और मैम का चेहरा भी दिखे, साथ के साथ मैम से हम इंटरेक्ट कर सकें, उनके लिए ये नया सा एक्सपेरिमेंट, ठीक है। +2 में भी हमने ऐसे किया, +1 में भी, दोनों के लिए किया। सो यू गाइज कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा कुछ नया। एंड यस काफ़ी टाइम बाद आई हूँ, तो उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने +2 की वीडियो में एक्चुअली बता दिया था, बट आप +1 वाले बच्चों आपको क्या पता भाई, आप लोग थोड़ी +2 की वीडियो पढ़ोगे। सो यस काफ़ी टाइम तक बहुत सारी चीज़ें हो रही थी एक साथ, जॉब को लेके भी, कोरोना का टाइम चला हुआ था, तबीयत मेरी बहुत बीच में गड़बड़ रही, मतलब इतना हेक्टिक था कि कुछ टाइम ही नहीं निकल रहा था। एंड मुझे खुद फील हो रहा था, एंड एज यू नो कोलैबोरेशंस हैं, तो ऑब्वियसली बंदा जॉब पे है जहाँ पे आप कोलैबोरेशन है, तो वहाँ तो कहते हैं ना कि केयरलेस हो नहीं सकता है, आप प्रोफेशनल हो तो आपको काम करना पड़ेगा। बट अपने चैनल पे आपका ये अपना है तो आप थोड़ा सा लिबर्टी ले सकते हो, तो मैंने वो थोड़ी सी लिबर्टी ली एक्चुअली, बिकॉज मैनेज नहीं हो पा रहा था। बट नाउ आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं रेगुलरली, डेली तो नहीं कह सकती, बट हाँ बहुत फ्रीक्वेंटली, कंपैरेटिवली काफ़ी जल्दी वीडियोस डालने की कोशिश करूँगी। हम अपना सिलेबस आगे बढ़ाएंगे, अब +1 का भी +2 का साइड बाय साइड, तो आप लोग दोबारा से मेरे साथ जुड़ जाओ जैसे पहले जुड़े थे। एंड आई होप नाराज़ नहीं होगे, एंड बट स्टिल थोड़ी तो नाराज़गी बनती है, क्योंकि ऑब्वियसली फैमिली में चला रहता है ना, हम फैमिली है ना ऑब्वियसली, कीमोफिलस लॉरिका की फैमिली, तो अपॉलॉजी, सॉरी फॉर दैट। बट यस उतना ही प्यार, उतना ही सपोर्ट शो करते रहना। इंस्टाग्राम हैंडल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नजर आ रहे होंगे, अबाउट सेक्शन में भी आपको मिल जाएंगे, तो आप प्लीज़ जाके फॉलो कीजिए इंस्टा के, है ना, हैंडल्स आपको नजर आ रहे हैं। एंड FB पेज आपका कीमोफिलस लॉरिका नाम से ही है, उसको जाके आप फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। एंड वन मोर थिंग, FB पेज पे रेगुलर क्वेश्चंस मैं डालती हूँ, एंड वो क्वेश्चंस तो देखो जब मैं यहाँ वीडियो नहीं डाल रही थी ना, वो क्वेश्चंस तो भी रेगुलर आ रहे थे, एंड इट इज़ रिलेटेड टू केमिस्ट्री, तो आपकी केमिस्ट्री कहीं ना कहीं GK फॉर्म में, एंड वो ओवरऑल कवर अप हो रही है, तो प्रैक्टिस जैसी है, कुछ नया नया मिल रहा है। एंड वहाँ पे जो क्वेश्चन डलता है और हमारे इस चैनल की कम्युनिटी जो पोस्ट है उसमें भी क्वेश्चन डलता है, वो दोनों क्वेश्चन डिफरेंट होता है, इसीलिए कि वेरिएशन रहे, सब जगह एक क्वेश्चन ना रहे उस रिगार्डिंग। तो रेगुलरली आप फॉलो करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को जो लोग नए हैं, ठीक है। बस इतना सा ही प्यार चाहिए, और भर भर के प्यार दो। दोबारा से मैं वापस आ गई हूँ वीडियोस के साथ, तो आई होप आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर सब कुछ करोगे, सब्सक्रिप्शंस और बढ़ाओगे। एंड उम्मीद करती हूँ कोई चेंजेस नहीं आया होगा, हमारे बॉन्ड में कोई कमी नहीं आई होगी, वो बॉन्ड अब भी वैसा ही होगा जैसे पहले था। बेशक मैं थोड़े गैप के बाद आई हूँ, बट यार जो ट्रू बॉन्ड होता है ना, वो कभी कहना चाहिए चेंज नहीं होता, सेम रहता है, ठीक है। तो दैट बॉन्ड बिटवीन अस शुड रिमेन सेम। थोड़ा सा सेटअप दोबारा से सारी चीज़ें कंटिन्यूटी में आ जाए, तो हम कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहेंगे। आप हमें बस सपोर्ट करते जाइए, प्यार देते जाइए, कमेंट सेक्शन में बताते जाइए। एंड और लास्ट हमारी वो टैगलाइन जो कि मैं बहुत टाइम बाद बोलने वाली हूँ, अच्छा लग रहा है, कीप अनरोलिंग द मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री विद माई सेल्फ लॉरिका एट आवर चैनल कीमोफिलस लॉरिका, और एक पूरे नए सेटअप के साथ, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना, बाय।